Hello guys, welcome back to my channel. How are you? I hope you are well. So in this video I am going to summarize all the chapters of the term 2 lesson 9 onward, and I am having the book with me, Learn Well English Grammar Class 6. तो स्टार्ट करते हैं लेसन 9 से। तो जो हमारा चैप्टर है द इन्फिनेटिव है। तो देखो, मैंने एक पर्टिकुलर जो आपको हर चैप्टर पर एक अलग से वीडियो मिल जाएगी, तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप यूट्यूब पर भी वो चैप्टर का नेम बाय मीना जांगड़ा करके डालेंगे तो भी निकल जाएगा। तो इस वीडियो में मैं आपको मतलब डिटेल में तो नहीं, एक ब्रीफ में आपको सभी का एक कंक्लूजन दूंगी। तो जो चैप्टर हमारा 9 है द इन्फिनेटिव, तो इस चैप्टर में आपको बेसिकली क्या ध्यान में रखना है कि तो हमारे पास द इन्फिनेटिव है, दो टाइप के हो गए, ठीक है। टू इन्फिनेटिव है और बेयर इन्फिनेटिव की बात की गई है, ठीक है। बेयर इन्फिनेटिव और टू इन्फिनेटिव। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, अगर बेयर इन्फिनेटिव और टू इन्फिनेटिव में आए तो आप ना एक के रूल कर सकते हो याद। देखो, अगर पेपर में आता है कि टू है, विदाउट टू फिल करना है, तो अब अगर आपको बेयर इन्फिनेटिव के सारे रूल याद है तो टू इन्फिनेटिव करने की जरूरत ही नहीं है। तो आप उसमें फिलअप को देके अंदाजा लगा लोगे कि हाँ बेयर इन्फिनेटिव के रूल हैं तो ठीक है, नहीं है तो इसका मतलब टू इन्फिनेटिव होगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। तो बेयर इन्फिनेटिव के रूल्स के लिए बच्चे आपको क्या ध्यान में रखना होगा, जैसे डू है, डज है, डिड है, जितने भी मोडाल्स ऑक्सिलरी हैं उनके साथ हमारा क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। इज इट क्लियर? बेयर इन्फिनेटिव कुछ नहीं, बेयर इन्फिनेटिव मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होती है। नाम से थोड़ा सा लगता है पता नहीं क्या आ गया, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आपने लगानी है। जितने भी मोडाल्स होते हैं बच्चे, डू, डज, डिड, कैन, कुड, विल, शैल, शुड, मे, माइट, नीड, मस्ट, डेयर, इन सब के साथ अपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। सेकेंड रूल आपको क्या ध्यान रखना, बहुत अच्छे से याद रखना, अगर सेंटेंस में मेक या मेड, लेट, बिड, फील, हियर, इनकी सेकेंड फॉर्म भी आ सकती है। सी, वॉच, नोटिस, ऑब्जर्व, इफ़ यू फाइंड दीज वर्ड इन अ सेंटेंस, तो हमें आंख मीच के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। अब आप कहोगे मैम आंख मीच के कैसे लगाएंगे, मतलब लगानी है, ठीक है, इसका मतलब ये होता है। अच्छा, जैसे प्रपोजिशन है, कंजक्शन है, तो प्रपोजिशन या कंजक्शन के बाद भी आपने हमेशा, जैसे प्रपोजिशन में बट है, ओन है, एट है, इन है, ठीक है। कंजक्शन में जैसे हमारे पास एंड है, बट है, ऑफ है, देन है, ये सब आ जाते हैं, तो उनके आगे आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है। फिर हैड बेटर है, हैड रादर है, वुड रादर है, वुड सूनर है, इन सब के बाद भी हमने क्या लगानी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। अब या तो ये रूल याद कर लो और फिर कर लो कि फिलअप में अगर ये रूल नहीं है तो दैट मीन्स हमें टू लगानी है। सो हाँ, 2+V1 लगानी है, ठीक है। तो ईजी हो जाएगा आपके लिए। इस चैप्टर में सिर्फ आपको यही याद करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। फिर टू के भी एक बार मैं आपको चलो रिवाइज करा देती हूँ। टू के साथ हमेशा एक मिनट, ये ना मैं थोड़ा सा हाथ में पकड़ा भी, थोड़ा सा हाथ दूसरा हाथ मूव करा तो इसलिए थोड़ा सा हिल भी रहा है। मैं इसको थोड़ा सा होल्ड करने की कोशिश करती हूँ। ओट और हैव के साथ क्या लगता है, टू लगता है। ओट टू और हैव टू ही होता है हमेशा, ठीक है। फिर उसके बाद हमारी जितनी भी ट्रांजिटिव वर्ब होती है, अब कहोगे मैम हमें ट्रांजिटिव वर्ब तो पता ही नहीं है। ट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब जब ऑब्जेक्ट आए तो ट्रांजिटिव वर्ब होता है, ठीक है। तो ट्रांजिटिव वर्ब जब आए ना तो उसमें तब टू लगता है उस सेंस में, या किसी आपको कोई इरादा है, कोई पर्पज़ है, उस सेंस में आपका क्या लगता है, टू लगता है। फिर जब किसी सेंटेंस में ऑलरेडी TOO दे रखा है तो भी आपने मतलब ज़्यादा नहीं सोचना, आपने TO2 लगा देना है उस सेंटेंस में। ऑलराइट, तो इन्हीं रूल्स को ध्यान में रख के आपने अगर बुक फिल करके आप उसको एक बार इरेज भी करके कर सकते हो दोबारा प्रैक्टिस के लिए, या फिर अपनी रफ नोटबुक में क्वेश्चन लेकर कर सकते हो, तो उसमें आपने एक बार ट्राई जरूर करना है। सिर्फ इन्हीं रूल्स को ध्यान में रखना है। फिर हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर आता है वो है हमारा ING फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब देखो, ING फॉर्म ऑफ द वर्ब है। ING हमारे पास दो कॉन्सेप्ट है इसमें, एक तो जेरेंड का है, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल का है। अब ING फॉर्म हमारी जेरेंड में भी लगती है, ING फॉर्म हमारी प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी लगती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम पहचानेंगे कैसे कि ING फॉर्म में कि जेरेंड है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो आपने ध्यान रखना है, पहली बात तो अंडरलाइन करना होता है, तो अंडरलाइन तो आप ING जहाँ भी जिस वर्ड में होगा वो आप कर दोगे, ठीक है। फिर उस वर्ड को देखना आपने, ING वाले वर्ड को, कि वो वर्ब की तरह काम कर रहा है या नाउन की तरह काम कर रहा है। अगर वो एज ए वर्ब या एज ए नाउन की तरह काम कर रहा है, जैसे देखो स्विमिंग इज़ अ गुड स्पोर्ट है, अब यहाँ पे एज ए नाउन है, यहाँ पे ING फॉर्म, तो यहाँ पे ये जेरेंड है। अब ही इज़ फॉन्ड ऑफ स्विमिंग, अब यहाँ पे भी ये नाउन की तरह काम है, फॉन्ड ऑफ स्विमिंग है, तो यहाँ पे भी ये क्या बन जाता है, जेरेंड बन जाता है। स्मोकिंग इज़ हार्मफुल हेल्थ, ये भी यहाँ पे नाउन की तरह, तो ये यहाँ पे नाउन की तरह काम कर रहा है, तो हमारा ये क्या आ जाएगा, जेरेंड आ जाएगा ING फॉर्म। लेकिन देखो इन सेंटेंसेस में देखो, पीपल रैन टूवर्ड द बर्निंग हाउस, कि लोग जलते हुए हाउस की तरफ दौड़े, तो हाउस की खासियत क्या है, जलना, ठीक है। जैसे फिल्म कैसे, इंटरेस्टिंग फिल्म है, तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग, यहाँ पे जेरेंड नहीं है, यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम कर रहा है, ING फॉर्म है। वर्किंग लेडी है, लेडी कैसे, वर्किंग है भाई, उसकी खासियत है वर्किंग है वो। ट्रेन कैसे, रनिंग है भाई, चलती हुई आ रही है। तो जब भी कोई वर्ड ING वाला खासियत के रूप में यूज़ हो रहा है तो आपने प्रेजेंट पार्टिसिपल उसको मार्क करना है, और अगर वो नाउन या वर्ब की तरह यूज़ हो रहा है तो आपने उसमें क्या लगाना है, उसको जेरेंड लगाना है। इसके अलावा इस चैप्टर में आपने कुछ भी नहीं ध्यान में रखना है, सिर्फ यही बात ध्यान रखनी है। अच्छा, एक ये जो दो एक्सरसाइज है
इन एक्सरसाइज में आपको क्या दिया गया है कि आपने जैसे जो भी सेंटेंस के बीच में ना हमेशा पॉजेसिव फॉर्म होती है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म नहीं होती। तो यू का आपने यू नहीं होता, यू तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है, पॉजेसिव क्या होता है यूअर। इसका होता है अपोस्ट्रोफ लगा के एस, यू का फिर यूअर आ जाएगा। एस का आपको याद रखना होता है, देखो वी और हमारा अवर और अस ऐसे होता है। वी नोमेटिव केस होता है, अवर पॉजेसिव होता है, अस हमारा ऑब्जेक्टिव केस होता है। तो इसमें आर आपको याद रखना है। यू का फिर वही रिपीट हो रहा है योर, अस का फिर हमारा रिपीट हो रहा है आवर, ठीक है। इसका फिर आवर, यहाँ पे फिर नेम आ जाता है, पोस्ट ऑफ लगा कैसे लगाना आपने। मी का माई, जैसे आई माई मी होता है, आई नोमेटिव केस होता है, माई पॉजेसिव होता है और ऑब्जेक्टिव केस मी होता है। तो माई आपने याद रखना है। यू का यूर, सेम इसमें भी आपको ऐसे ही करना है। इसमें ना मतलब जेरेंट भी लगाना है, मतलब आईएनजी फॉर्म लगानी है, फिर पॉजेसिव केस लगाओगे बीच में, क्योंकि जेरेंट से पहले हमेशा हमारा ऑब्जेक्टिव केस नहीं होता। वही आपने फिर याद करना है। यू का यूर आ जाएगा, आई का माई आ जाएगा, शी का हर हो जाएगा, वी का आर हो जाएगा, दे का देयर हो जाएगा, दैम नहीं होगा, दैम ऑब्जेक्टिव केस होता है। आई का माई होता है, यू का योर होता है, आई का माई होता है, ही का आपका हिज आ जाएगा, हिम आपका ऑब्जेक्टिव केस होता है, आई का माई होता है। तो ये तो याद ही करना होगा आपको कि पॉजेसिव केस क्या होता है किसी भी प्रोनाउन का। फिर हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है देयर और इट का। देयर और इट के चैप्टर में बच्चे आपने क्या ध्यान में रखना है, मैं आपको इस टेबल से बताती हूँ। देयर के बाद जो फिलअप होगा, फिलअप के बाद जो वर्ड होगा ना, उस वर्ड को देखना है। अगर वो वर्ड आपका सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब की फॉर्म आएगी, अगर वो प्लूरल है तो प्लूरल आएगा। बस आपने ये ध्यान रखना है। अच्छा ये ध्यान रख लो, आप बस यही लिख लो, इज है, वोज है, ये थोड़ा सा मैं एक मिनट स्टिल करती हूँ कैमरा, ये हैज़ है, तो ये आपका सिंगुलर हो जाएगा। लेकिन आपका अगर आर आ जाता है, वर आ जाता है और आपका हैव आ जाता है, तो ये आपकी प्लूरल वर्ब की फॉर्म होती है। तो प्लूरल लगाना आपने, बस ऐसे भी आप कर सकते हो इसको, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपकी प्लूरल वर्ब आएगी। इसके अलावा आपको कुछ नहीं ध्यान रखना। फिर हमारा क्या आ जाता है इट। इट में थोड़ा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इट में मैं आपको बता दूं, इट के साथ ना हमेशा सिंगुलर वर्ब की फॉर्म ही आती है, कभी प्लूरल नहीं आती। ये बात आपको बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखनी है। फिर क्या ध्यान रखना है कि जो इट है वो टाइम के साथ, डेट के साथ, कोई वेदर बताना है, कोई डिस्टेंस बताना, तो हम इट का यूज़ करते हैं। जैसे इट्स अ 7 o'clock, इट्स अ 6 o'clock, इट्स अ सनी डे, इट्स अ कॉल, ठीक है, इट्स अ 20 किलोमीटर फार अवे, या इट्स 10 किलोमीटर टू रीच देयर। तो इस तरीके से अपने टाइम प्लेस डिस्टेंस जब आप बता रहे हो तो इट लगाना होता है। ऑलराइट। फिर उसके बाद आपने जैसे सेंटेंस में अगर आपने आपके पास जैसे कोई मतलब कोई फ्रेज है शुरू करना है, तो अभी आप टू से लगा सकते हो। यही है बस इसमें इट वाले में। फिर बच्चे हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है एल्स और एल्स का आ जाता है। एल्स मतलब क्या होता है, अलावा, है ना। और एल्स की सेंस क्या जाते हैं, वरना। फिर अब देखो इसमें हमारा क्या है, देखो एल्स का मतलब भी जब कोई चीज़ एक्स्ट्रा है ना, इसके अलावा क्या है, ठीक है ना। तो जैसे मैं कह दूँ आपको कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, तो आप क्या बोलोगे, नहीं मैम कोई नहीं है इसके अलावा, तो ठीक है मैं अभी एक प्रॉब्लम है बट इसके अलावा कुछ नहीं है, तो आई हैव वन प्रॉब्लम अपार्ट फ्रॉम दिस आई हैव नथिंग, है ना, नथिंग एल्स। तो इसके अलावा कुछ नहीं, तो एल्स लगा दिया, नॉर्मल अलावा। तो इसमें भी मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, बस आप ये याद कर लो, जब भी पर्सन की बात आती है ना तो समवन होता है, अगर प्लेस की बात हो तो समवेयर एल्स होता है। एल्स तो लगाना ही है, जब पता है कि सेंटेंस अपने बनाना है तो एल्स लगा के बनाना है। तो फिर भाई पर्सन की बात है तो समवन ऐसा हो जाएगा, समबडी एल्स, दोनों ही ठीक है। थिंग की बात आ जाए तो समथिंग ऐसा हो जाएगा, कोई अदर एनीथिंग है तो एनीथिंग ऐसा हो जाएगा, एनी अदर थिंग है। सम अदर थिंग है तो समथिंग ऐसा हो जाएगा, ठीक है। नो वन थिंग है, नो अदर थिंग है तो नो वन नथिंग ऐसा हो जाएगा। ऐसे याद रखना होता है इसमें। और ऑल अदर सभी की बात आ रही है तो एवरीथिंग हो जाता है। अगर पीपल की बात आ रही है तो एवरी पर्सन हो जाता है, एवरीबडी हो जाता है। तो ये थोड़ा सा आपको कॉन्सेंट्रेट करके याद करना पड़ेगा भाई आपको, ठीक है, लेकिन रट्टा नहीं लगेगा इसका। आपने बस ध्यान रखना है कि पर्सन है तो समवन या समबडी, थिंग है तो समथिंग एनीथिंग आ जाएगा। फिर उसके बाद हमारा प्लेस है तो मतलब वे समवेयर आ जाएगा। ऑलराइट। तो ये ध्यान में रख के आप बिल्कुल किसी भी एक्सरसाइज में कहीं भी से भी आपको कुछ भी गलत नहीं होने वाला, अगर आप ये ध्यान रखते हो। फिर इसमें जो और एल्स वाला दे रखा है ना कॉन्सेप्ट, अदरवाइज लगाना है, तो इसमें इफ़ यू डोंट फॉल हटा के आपने अदरवाइज लगाना और इसमें और एल्स लगाना है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आ जाता है बच्चे, वो आ जाता है टेंसेस का। टेंसेस के लिए आपने क्या करना है, मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप यही टेबल याद रखें, क्योंकि ये टेबल में जो रूल्स होते हैं वही फिल करने होते हैं अपने फिलअप में। ओके। जैसे प्रेजेंट टेंस में अगर सिंपल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, अगर अपना थर्ड पर्सन है या फिर आपका सिंगुलर आ जाता है तो ऐसे लगाते हो,
पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, फ्यूचर में विल शैल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगता है, कंटिन्यूअस में प्रेजेंट में इज एम आर प्लस आईएनजी है, पास्ट में वॉज वर्ब प्लस आईएनजी है, फ्यूचर में विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है, परफेक्ट में प्रेजेंट में हैज प्लस थर्ड फॉर्म है, पास्ट में हैड प्लस थर्ड फॉर्म है, फ्यूचर में विल शैल है प्लस थर्ड फॉर्म है, परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात की जाए तो हैज बीन प्लस आईएनजी है, ठीक है, पास्ट में हैड बीन हो जाता है, फ्यूचर में विल शैल हैव बीन आईएनजी हो जाता है। ये तो देखो याद ही करना पड़ेगा आपको, इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है, ये तो याद ही रखनी होती है। हाँ, जब आपको कोई फिलअप में अगर ये आ जाए ना कि यूज़ वर्ब फॉर्म, तो आपको वो सेंटेंस की सेंस जानी चाहिए। अगर वो सेंटेंस में अगर आपको कोई टाइम नहीं मेंशन किया ना, तो वो सेंटेंस आपका प्रेजेंट में भी हो सकता है, पास्ट में भी हो सकता है, फ्यूचर में भी हो सकता है। ये कोई मैटर नहीं करता कि आपने प्रेजेंट में क्यों बनाया है, पास्ट में क्यों नहीं। अगर टाइम मेंशन नहीं है तो, जैसे उसमें टुडे है, टुमारो है, येस्टरडे है, ये मेंशन कर रखा है सामने, तो आप देखो उसको फिल करोगे ना, तो ये आपको सेंटेंस में थोड़ा सा देखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या वर्ब की सेकंड फॉर्म आपको इंडिकेट किया गया है, लास्ट वर्ड इंडिकेट किया गया है, ठीक है, तो आप पहचान लेना कि भाई ये सेंटेंस किस फॉर्म में है, ये ध्यान रखना होता है इसमें। फिर उसके बाद हमारा, वैसे तो देखो बहुत लंबी वीडियो हो जाती है, इसी पे 15-20 मिनट का टाइम लग जाता है टेंसेस में, लेकिन आपको मैं बता रही हूँ ना ब्रीफ में, बिल्कुल इन शॉर्ट में आपको कैसे याद करना है, पेपर से पहले रिवाइज करना है, मैं वो तरीका बता रही हूँ आपको कि ये चीज़ें तो आपको करनी ही करनी है। जिसने अभी तक नहीं भी पढ़ रखा होगा ना, और अगर ये वीडियो ध्यान से सुन लेता तो भी वो बिल्कुल भी पेपर में कोई गलती नहीं करेगा। ऑलराइट, फिर हमारा नेक्स्ट क्या रहता है, एक्टिव पैसिव स्ट्रक्चर। एक्टिव पैसिव में क्या करना होता है, एक्टिव बोले तो जब हम एक्टिव होते हैं, एक्टिव होते हैं तो हम क्या होता है, हम काम खुद करते हैं ना, और जब हम पैसिव होते हैं मतलब जब हम नहीं करते, काम होता है ना, तो वो पैसिव होता है, पैसे भी कर सकते हो। तो एक्टिव से पैसिव में जब आप बदल रहे हो, मतलब एक्टिव पोजीशन से पैसिव में आ रहे हो, मतलब आपको कुछ नहीं करना, आपने काम करना है ना, तो मतलब सीधी सी बात है, तो जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाता है, और बाय तो बच्चे आपने सब में लगाना ही लगाना है, ठीक है। और तीसरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म भी सब में लगानी है। अब बच्चे कहाँ गलती करते हैं, बच्चे गलती करते हैं, उनको यही नहीं याद होता कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम क्या लगाते हैं, मेरे साथ साथ बोलेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम लगाते हैं इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो वॉज वर्ब प्लस वर्ब की सेकंड वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, इज एम आर प्लस आई एन जी है तो इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म लगाते हैं, हैज़ है तो हम हैज़ अ बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, हैड है तो हम हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। वॉज वर्ब प्लस आई एन जी तो वॉज वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, हैड है तो हैड प्लस बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, विल शैल है तो विल शैल बी लगाते हैं। जो भी मोडाल्स होते हैं, कैन है, मे है, माइट है, मस्ट है, तो हम उनके साथ बच्चे बी ई लगाते हैं, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगाते ही लगाते हैं। पता नहीं बच्चे क्या करते हैं, उसमें विल का वुड बना देंगे, शैल का शुड बना देंगे, क्योंकि वो रिपोर्टेड स्पीच का कॉन्सेप्ट भी उनके माइंड में होता है। नहीं, आपने अपने आप को रिमाइंडर देना है कि भाई मैंने तो एक्टिव पैसिव में विल का विल ही रखना है, यही बात तो याद रखनी है, तभी तो आपको बार बार बताया जा रहा है, यहीं पे गलतियाँ होती है, तो आपको सिंपल ही है, तो ये सब आपने ध्यान रखना है। ओके, फिर उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है बच्चे, हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट का आ जाता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में मैं आपको इन शॉर्ट में बताऊं तो क्या होता है, सेड टू हो तो हम टोल्ड लगाते हैं, सेड है तो हम सैड लगाते हैं, इन्वर्टेड कोमास हो तो हम क्या लगाते हैं, ये हटा के हमारे क्या लग जाते हैं, दैट लग जाता है। अच्छा, ये वाला जो चेंज होता है ना, आई होता है, ये इसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, लड़का है तो ही, लड़की है तो शी, अगर यहाँ पे यू होता तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट हो उसके अकॉर्डिंग चेंज होता है। फिर यहाँ पे जो चेंज होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऐसे ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, इज एम आर है तो वोज वर हो जाएगा, हैज़ है तो हैड हो जाएगा, वाज वर है तो हैड बीन हो जाएगा, सेकंड फॉर्म है तो आपका हैड प्लस थर्ड फॉर्म हो जाएगा, अगर वॉज वर प्लस आई एन जी तो हैड बीन प्लस आई एन जी हो जाएगा, विल का वुड, शेल का शुड, कैन का कुड, मे का माइट, मस्ट का हैड टू हो जाएगा। ओके, टुडे है तो दैट डे है, दिस है तो दैट है, येस्टरडे है, प्रीवियस डे है, टुमारो है, द नेक्स्ट डे है, तो ये सब आपने याद करना है। ओके, अब आपको थोड़ा सा लग रहा हो कि मैम तो बड़ी स्पीड से बोल रहे हैं, देखो ये वीडियो उन्हीं बच्चों को समझ में आने वाले हैं जिनको थोड़ा बेसिक क्लियर है, ताकि उनको एक रिवीजन हो जाएगी मेरे साथ साथ कि भाई हमारी कोई चीज़ छूट तो नहीं गई जो मैम ने हमें बताई है। तो इसलिए अगर आप, चलो फिर भी अगर आप पहली बार कर रहे हो, सीखने की कोशिश करो, तो आप इस वीडियो को कई बार देखो तो भी आपको आ जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है भाई, नेक्स्ट टॉपिक में हमारा आ जाता है लास्ट, ये भाई लास्ट नहीं सेकेंड लास्ट है, सेंटेंस है, फ्रेज है, क्लोज है। सेंटेंस में क्या है बच्चे, हमारे पास पूछा जाता है कि सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है, तो सब्जेक्ट आपका फर्स्ट स्टार्टिंग में जो दिखा होता है ना वो सब्जेक्ट होता है, बाद का जो आपका जो नाउन के बाद जो वर्ड होता है ना, वर्ब से लेके बाकी सब कुछ जो भी हो वो आपका प्रेडिकेट हो जाता है। ओके, फ्रेज आपके एक दो वर्ड होते हैं, जैसे ऑन द टेबल है, इन द मॉर्निंग है, विद हर ब्रदर है, बंच ऑफ फ्लावर्स, 2-3 वर्ड,
ये आपके फ्रेज होते हैं। क्लोजेज हमेशा हु, व्हाट, व्हेन, विच, इन वर्ड से जब आपका कोई सेंटेंस कनेक्टेड होता है ना, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जाती है, वो क्लोज होता है। आपने आइडेंटिफाई करना होता है और अंडरलाइन कर दो, बहुत सिंपल टॉपिक है। फिर नेक्स्ट हमारा लास्ट आ जाता है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, क्लोजेज ऑफ टाइम एंड क्लोजेज ऑफ कंडीशन। क्लोजेज ऑफ टाइम में क्या होता है बच्चे कि आपको एक पूरा सेंटेंस दिया गया, उसमें आपने पहचानना है टाइम। आप पहचानो कैसे कि मैम हमें कैसे पता चलेगा टाइम क्लोज है? भाई टाइम से जो वर्ड होते हैं जैसे बिफोर है, व्हेन है, एज सुन एज है, टिल है, ये वर्ड ना टाइम वाले होते हैं, टाइम को डिनोट करते हैं, टाइम का पता चलता है। इनसे पहले वाला जो वर्ड है वो मेन क्लोज आ जाएगा, इस वर्ड से बाद वाला वर्ड क्या हो जाएगा, सेंटेंस क्या हो जाएगा, हमारा टाइम क्लोज हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना है। टाइम क्लोज में कभी भी विल नहीं होता, टाइम क्लोज से पहले जो मेन क्लोज होता है हमेशा उसमें विल होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि टाइम क्लोज में कभी भी विल नहीं होता, टाइम क्लोज से पहले क्या होता है, विल होता है। तो यही बात ध्यान करके ना, आपकी मैं लिख कर दे रही हूँ कि इस एक्सरसाइज में एक भी गलत नहीं होगा, अगर आपको ये बात ध्यान आ गई है। और इस वाली एक्सरसाइज में भी सेम यही है, 20 के 20 आपके बहुत अच्छे हैं प्रैक्टिस के लिए। टाइम क्लोज में विल हटा के लेकिन ही या शी के साथ ऐसे हम लगाते हैं, वो तो देखो लगाना ही पड़ेगा हमें, ठीक है। अब बात आती है क्लोजेज ऑफ कंडीशन की। दो टॉपिक है देखो, क्लोजेज ऑफ टाइम, क्लोजेज ऑफ कंडीशन। टाइम की बात होगी तो बिफोर आप अंटिल और इसे एज सुन ऐसे पहचान लोगे। कंडीशन की पहचान क्या होती है, इफ जब लगा तो इफ, जैसे मैं कह दूँ अगर आप पढ़ोगे ना तभी आपके नंबर आएंगे ना, इफ यू स्टडी वर्क हार्ड देन यू विल गेट मार्क्स। तो इस तरह कंडीशन होती है, जैसे आपकी मम्मी आपको कह देगी बेटे आप पढ़ोगे ना मैं आपको चॉकलेट दूंगी, अगर आप पढ़ोगे तो वो चॉकलेट मिलेगी। तो वो क्या होती है, आपकी कंडीशन रख दी है आपकी, है ना। तो वही कंडीशनल सेंटेंस होते हैं। इंग्लिश में मतलब आपको इफ लगा हुआ मिलेगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है, अगर सेंटेंस के पहले पार्ट में V1 है ना, तो सेंटेंस के दूसरे पार्ट में विल या शेल या कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगा। अगर पहले हिस्से में सेंटेंस के इफ वाले में इफ लगा होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, तो वुड होगा, कुड होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। अगर सेंटेंस के पहले हिस्से में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखा है, तो दूसरे हिस्से में ऑटोमेटिकली क्या लगेगा, वुड हैव या कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगा। अगर आपको मान लो मेन क्लोज का दे रखा है, फिर अब आपको इसमें इफ क्लोज का करना दे रखा है, तो आपको ये याद रखना है कि भाई विल शेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो इसका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगते हैं, वुड कुड हो तो मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म लगता है, और फिर वुड कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये ना वैसे कॉन्सेप्ट 10th क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा आता है ये क्वेश्चन कंडीशनल सेंटेंस वाला। लेकिन आजकल तो क्या जूनियर क्लासेस में बहुत अच्छे से ग्रामर कराने लगे हैं, तो वहाँ भी इंपॉर्टेंट ही है। तो बहुत काम आने वाला कॉन्सेप्ट है, अगर आपने एक बार अच्छे से याद कर लिया तो आपको लाइफ टाइम काम ही देगा ये कॉन्सेप्ट, नुकसान नहीं देगा। तो देखो मैंने आपको 17 मिनट की वीडियो है, इसमें मैंने आपको पूरा ब्रीफ बता दिया, बिल्कुल क्रिस्प आपको बताया है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं बताया जो आपको याद करना। लेकिन ये तो आपको याद करना ही होगा अगर आपको अच्छे मार्क्स लेने हैं ग्रामर में। ग्रामर का करने का देखो फ़ायदा क्या, आप सोचोगे कि 10 मार्क्स की तो आते हैं एग्जाम में, हम क्या है क्वेश्चन आंसर कर लेंगे, नहीं। ग्रामर का फ़ायदा ये होता है कि आपको दूसरी क्लासेस में भी आएंगी, प्लस चेंज नहीं होती, ग्रामर हमेशा वही सेम रहती है। क्वेश्चन आंसर तो चेंज हो जाते हैं, कभी किसी क्लास में अलग हैं, कभी किसी में अलग हैं। और जो आपके क्वेश्चन आंसर जब आप करते हो तो उसमें भी ग्रामेटिकल एरर आपके ग्रामर के ही होते हैं। तो आपको दोनों ही तरीक़ों से बेनिफिशियल है। वीडियो थोड़ी सी भी अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, क्योंकि मेरे मोटिवेशन का काम करते हैं। अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा मिले, ठीक है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। टिल देन बी हैप्पी, कीप स्टडीइंग, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।